complex plane या argent plane. A complex number z plus y iota is exclusively determined by an ordered pair of real numbers. वो कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना x प्लस आयोटा y, उसे आप ऑर्डर्ड पेयर से भी डिटरमाइन कर सकते हैं रियल नंबर्स के, जिस तरह x y होता है। ठीक है, यहाँ पे x पहला रियल वैल्यू है और y इमेजिनरी वैल्यू है। अब जैसे कि ये नंबर है 2 माइनस 5 आयोटा, पहला नंबर है 2 माइनस 5, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2 कॉमा माइनस 5, ये जैसे लिखा पड़ा है। इसी तरह प्लस 8 दिया हुआ है, सिर्फ 8, यानी इमेजरी पार्ट नहीं दिया हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 कामा 0, जैसे इधर दिया हुआ है। और ये है माइनस 7 आयोटा, इससे पहले रियल वैल्यू नहीं है, तो इसको मैं 0 माइनस 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से लेके ना कॉम्प्लेक्स नंबर ये यहाँ तक रिस्पेक्टिवली तक, ये लाइन जो ये आपने वैसे याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर से हम जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस मैनर अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन द क्वाड्रेटिक। पढ़ना है, याद नहीं करना। इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस अ रियल एक्सिस, वही बात हो रही है जो मैंने बताई है कि एक्स एक्सिस को उसने रियल एक्सिस का है और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस का है, ताकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सके ग्राफ पे। तो एक्स वाई प्लेन को क्या कहेंगे फिर? एक्स वाई प्लेन जो होगा ना रियल और इमेजिनरी एक्सिस के दरमियान जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। इसका नाम कैसे रखा गया? इट इज, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है सभी, ये यहाँ से। इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस अ रियल एक्सिस, वाई एक्सिस अ इमेजिनरी एक्सिस to represent a complex number, then the xy plane is called complex plane or argand plane. ये इसकी डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन क्या होता है। ठीक है, इफ वी कंसीडर से लेकर, इट इज नेम इन द ऑनर ऑफ स्विस मैथमेटिशियन जीन आर्गेंट। ये एक मैथमेटिशियन था, जीन आर्गेंट इसका नाम था। 1768 to 1822 इसका era है, ये उसके नेम पे रखा गया। ठीक है जी, तो ये आपने याद करनी है डेफिनेशन, यहाँ से लेकर इफ वी कंसीडर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्गन प्लेन तक, ये डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन की। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय अ पॉइंट बट आल्सो बाय अ पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये फिजिक्स में होता है एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, यानी डायरेक्शन बताता है। तो वो पता नहीं आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट पे नहीं होता, बल्कि वो एक पोजीशन वेक्टर होता है, यानी उसके दो पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्शन, जो पॉइंटिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, यानी एक पॉइंट ओरिजिन होता है और दूसरा वो पॉइंट जिस डायरेक्शन में वो एरो है, मतलब पोजीशन है उसकी, और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे। द कॉम्प्लेक्स नंबर, द corresponding पॉइंट एंड द वेक्टर ऑल आर टाइपिकली डिनोटेड बाय द सेम सिंबल z। ये जो लाइनें पढ़ रहा हूँ ना मैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ये सिर्फ पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि पोजीशन वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, और दूसरा ये बन सकता है द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द corresponding पॉइंट एंड वेक्टर आर टाइपिकली डिनोटेड बाय सिंबल z। कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी जी से डिनोट करते हैं, करस्पॉन्डिंग पॉइंट को भी जी से, और वेक्टर उसको भी जी से डिनोट करते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, याद करने वाली ये डेफिनेशन है। अच्छा, उसके बाद है ज्योमेट्रिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी ट्रीटेड आइदर एज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और एज अ वेक्टर इन द आर्गन प्लेन। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन एक ही चीज़ है, वैसे उसने जानबूझ के अलग अलग किया। वो कह रहा है कि ज्योमेट्रिकली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट के लिए भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है, और वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी एज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट हो सकता है, लाइक जैसे ये पॉइंट दिया हुआ नीचे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पोजीशन वेक्टर हो, यानी एक ओरिजिन से लेके एरो बना हो, यानी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब इससे मतलब, और एज अ वेक्टर इन द आर्गन प्लेन बताया गया कि यहाँ ये पॉइंट था ए प्लस बी है होता, इसकी लेफ्ट और राइट साइड हमने देखी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ए एक्स एक्सिस पे आ रहा होगा और बी जो वाई एक्सिस पे, तो ये डॉटेड बनाया हुआ, ये बेसिकली एक पॉइंट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट। तो यहाँ से एरो निकलता होता है, अब चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, वो तो उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो अब ये दूसरा जो है वो ये प्लस बी है होता, अब ये पोजीशन वेक्टर फॉर्म में है, ये नीचे लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये उसने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट किया है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को, लाइक अगर -3 + 4 आयोटा होगा तो एक्स एक्सिस -3 है, यानी इधर से -3, और वाई एक्सिस +4 है, तो +4 ऊपर जाके और दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ जाके वो पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस और ये रियल एक्सिस, ये इसी तरह बताया मैं, जस्ट पढ़ने हैं इनको। अब हमारे पास आ जाता है कॉम्प्लेक्स conjugate of a complex number, ये याद करने वाला है। The conjugate of complex number x plus iota y is defined as a complex number x minus iota y. Conjugate में है, the complex conjugate of z is denoted by z bar,
या टू गेट द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z सिंपली चेंज आयोटा बाय माइनस आयोटा इन z। वो ये कह रहा है, इसका मतलब वो साइन की बात कर रहा है कि अगर आपने कंजुगेट लेना है तो आयोटा का साइन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल 3 माइनस 8 आयोटा है, इसका कंजुगेट 3 प्लस 8 है। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन है, यहाँ शुरू से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। अब जो अगली लाइन बोल रहा हूँ लास्ट, ये वैसे एक नोट है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप। द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद कंजुगेट इज अ रियल नंबर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आई थिंक सेकंड करवाया कल परसों बल्कि, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का रिजल्ट क्या आता है प्रोडक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का। तो अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद कंजुगेट इज अ रियल नंबर। आगे एग्जांपल से भी उसने शो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, उसका कंजुगेट लिया है, दोनों को सॉल्व किया तो आंसर एक रियल नंबर आया। तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर यहाँ से देख के लिख लिया। बाद है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये सुपर वाली में यहाँ से यहाँ तक आपने याद करनी है डेफिनेशन। अब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, फर्ज करें जी कि -4 + 4 आयोटा है मेरे पास इधर इस एक्सिस पे, तो इधर प्लस में होगा ना, क्योंकि इधर प्लस वाई एक्सिस है और इधर माइनस है। ये दो पोजीशन वेक्टर बनाए हैं, एक इधर से इधर, एक इधर से इधर। अब इन दोनों के दरमियान डॉटेड लाइन लगाई है। ठीक है, और यहाँ इमेजनी में अब प्लस में थे 3 + 3 आयोटा और 3 - 3 आयोटा इधर मान गए, यानी रियल एक्सिस पे है ये दोनों। तो ये जस्ट वैसे बनाया हुआ है, इसको याद नहीं करना। अच्छा, उसके बाद ये एक नोट है, टू कम्प्लेक्स नंबर, यानी अगर एक कम्प्लेक्स नंबर दो हो, x + आयोटा y और x - आयोटा y, तो इनको कहा जाता है कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये कॉन्जुगेट्स की बात हो रही है। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होते कौन से हैं? ये दो कम्प्लेक्स नंबर हो, बस उनके आयोटा का साइन चेंज हो। कॉन्जुगेट्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डिवाइडिंग कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कॉन्जुगेट कब यूजफुल होंगे? जब आपने कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इट्स कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ये वही बात है जो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जो एक फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर, ठीक है, उस वैल्यू को कंजुगेट लेते हैं और उसको ऊपर नीचे या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। द कम्प्लेक्स नंबर इन द डिनोमिनेटर कैन बी ट्रांसफर इनटू रियल नंबर। तो जो नीचे नंबर होता है, ठीक है, वो सॉल्व होते हैं आयोटा वाले और वो एक कोई ना कोई रियल नंबर बन जाता है। ठीक, ये सारी वही बात है। वैसे कई प्रॉपर्टीज हैं कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स की, जिसमें ये पहली प्रॉपर्टी दी हुई है कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर हो z1 z2, तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं z1 + z2 होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस 2। आप कर चुके हो, मतलब इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किए, वही है, फॉर्म बनी हुई है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब ये एग्जांपल दी हुई है, ये प्रूव करो, तो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपने किया हुआ है, तो ये खुद कर लेना आप। प्रॉपर्टी 2 है वही जो आपने ये भी पढ़ी है, z1 z2 बार इक्वल टू z1 बार z2 बार, ये भी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एग्जांपल 12 है कि ये प्रूव करो z1 z2 बार, फिर अलग अलग, ये भी आपको इससे रेलिवेंट क्वेश्चन करवाया हुआ, तो ये आपने वहां से कर लेना। फिर प्रॉपर्टी 3 है कि z1/z2 होल बार इक्वल टू z1 बार और z2 बार, तो ये भी वो एक रिजल्ट ही है, ये आप कर लेंगे, मतलब करवाया हुआ मैंने। इसके बाद ये एग्जांपल 13 है, ये भी वही फार्मूला हो जाएगी। फिर ये स्किल प्रैक्टिस दी हुई है कि टेक एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स एंड प्रूव दैट। तो ये वही प्रूफ के लिए कहा गया है इन क्वेश्चंस को, तो ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब आप इजीली कर सकते हो। फिर ये प्रॉपर्टी 4 है z डबल बार इक्वल टू z, ये भी करवा चुका हूँ क्लास में। फिर ये है आपके पास, इसमें फिर वही काम कहा गया जो प्रूफ करें। ठीक है, उसके बाद जी मॉडुलस आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड। ठीक है, इसमें यह है कि जस्ट एज द, पहले सुन लें, जस्ट एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर मेजर्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द रियल नंबर लाइन, द मॉडुलो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, डी से, दूसरी लाइन के एंड से। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, के वो जो मॉडुलस होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो डिस्टेंस को मेजर करता है ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लेन तक। नोटिस दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P लाइज अलोंग द रेडियल लाइन। वो कह रहा है जो डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से लेके पॉइंट तक का, वो एक रेडियल लाइन, यानी रेडियस वाली जो लाइन होती है, सर्कल का जैसे रेडियस होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब एंड फॉर्म्स द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल। हाइपोटेन्यूज बनाता है, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाया गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, तो अब ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन गई। फिर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइड्स हैव लेंथ x एंड y रिस्पेक्टिवली, कि हॉरिजॉन्टल साइड
एक्स है और वर्टिकल साइड क्या है वाई। ठीक है, तो ये वही चीज़ बताई गई है। अब आपने इसमें याद क्या करना है, यहाँ से द मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, आगे वाली लाइन पढ़ लेनी है, लिखनी है तो बेशक लिख सकते हैं। हाँ, ये लाइन लिख सकते हैं आप, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट लाइज अलोंग अ रेडियल लाइन एंड फॉर्म द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल, लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन ये दी हुई है, एक्चुअल डेफिनेशन है मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर की। जी एक्स प्लस आयोटा हुआ है तो उसका मॉडुलस जो है उसको जी बार से डिनोट करते हैं और वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अगर आयोटा है, एक पार्ट दिया हुआ है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो उसको जीरो प्लस आयोटा लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इसी तरह। तो उसका भी वैल्यू पुट करने के बाद इसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसकी भी प्रॉपर्टीज दी हुई है, जैसे जी मॉड इज इक्वल टू जी बार मॉड, तो वही वैल्यूज है पुट की हैं, सॉल्व करनी है। इस तरह जी है 5+4 है होता, तो इसमें से ये प्रूफ कहा गया, तो ये हो जाएगा आपसे। और ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है कि चारों इक्वल होते हैं, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन मैंने करवाया आपको पिछली एक्सरसाइज में, चैप्टर 1 की 1 पॉइंट आई थिंक 3 या 4 थी उसमें, तो ये भी सेम है, ये आपने करवाया हुआ। फिर ये भी फॉर्म करवा दिए हुए। फिर ये है कि जी है 5+3 है होता, तो जी जी बार इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर शो करो। सिंपल है, जी जी बार लो, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर ये निकला है। अब जी मॉड का आंसर लो तो दोनों सेम आ गए, इक्वल है। अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद है फाइंडिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई पावर एन एंड x1 प्लस आयोटा y1 ओवर x2 प्लस आयोटा y2 पावर n, where x2 plus iota y2 is not 0 and n is equal to plus minus 1 and plus minus 2। वो कह रहा है आपने इसके रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पे, और ये उसकी फॉर्म है, ये यानी उसकी फॉर्म है और वहाँ पे मौजूद है, नेक्स्ट पेज मौजूद होंगे। और यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, और जो एन पावर है वो प्लस माइनस 1 में से हो सकती है, प्लस माइनस 2 में से, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये प्रूव करवाया गया है, ये सिंपल, ये जस्ट प्रूव है, इसकी जरूरत नहीं है। फिर ये 17वां सवाल है कि रियल इमेजिनरी पार्ट फाइंड करो। उसी तरह लेट जी करके फ्रैक्शन में जाके इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिवाइड करके अलग अलग करके रियल इमेजिनरी पार्ट निकाल लेने हैं। अब फिर है फाइंड रियल इमेजिनरी पार्ट्स, फिर वही सीन है सारा। ठीक है, फिर है फाइंड रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा। फिर 20वीं एग्जांपल है, इसमें भी वही रियल इमेजिनरी पार्ट की कहानी है। फिर है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें है मोर देन वन क्वेश्चन हु आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इसको अगर हम कुछ दूसरी तरह करें, देखो ना, मोर देन वन इक्वेशन, ठीक है, which are to be satisfied by the same values of the variable involved are called simultaneous equation। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस हो जो सेम वैल्यूज़ पे, वेरिएबल की सेम वैल्यूज़ पे सेम रिजल्ट सेटिस्फाई हो, तो फिर ऐसी इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। फिर इसकी एग्जांपल दी हुई है, तो सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो 4 इधर ही रहेगी, बाकी सारे इधर उधर ट्रांसफर होंगे। अच्छा, अब इक्वेशन 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे W के लिए, तो सिंपल सोल्यूशन है, यहाँ से वैल्यूज़ निकाली गई हैं और कुछ नहीं है।